मेरी उम्र 35 साल हो चुकी थी। अब कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। जब मेरी उम्र कम थी, मैं 20-22 साल की थी, तब मेरे रिश्ते भी बहुत आते थे, लेकिन अब कोई मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था। जैसे ही लोगों को मेरी उम्र के बारे में पता चलता तो अच्छे भले लोग मुझे ठुकरा कर चले जाते। जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मेरे दुखों में बढ़ोतरी होती जा रही थी कि तभी एक दिन कमला बुआ हमारे घर में बड़ी खुशी खुशी दाखिल हुई। उसके हाथ में मिठाई भी थी। मिठाई का डब्बा देखकर मैं समझ गई कि जरूर किसी का रिश्ता हो गया होगा और वो मेरा कलेजा जलाने के लिए आई है। लेकिन उसने जो बात बताई थी वो मुझे हैरान परेशान करने के लिए काफी थी। उसने बताया कि तुम्हारा एक जगह से रिश्ता आया है। मैंने कहा, कमला बुआ क्यों मजाक करती हो? किसी 60 साल के बूढ़े का रिश्ता लेकर आई हो? अब मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। कमला बुआ अपने कानों को हाथ लगाने लगी। अरे बेटी, वो बात नहीं है, लड़का तो जवान है। अच्छा, अब तो तुम 50 साल के इंसान को भी जवानी कहोगी। अच्छी तरह समझती हूँ मैं कि तुम मुझे बूढ़ी समझने लगी हो। मैं कमला बुआ से नाराज होने लगी। अरे बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जिस लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए देखा है वो तो सिर्फ 25 साल का है। ये बात सुनते ही मुझे करंट सा लगा। होश में तो हो बुआ, कैसी बातें कर रही हो? 25 साल का लड़का यानी मुझसे 10 साल छोटा, मुझसे क्यों करने लगा है शादी? मेरी बात सुनकर उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अरे भाई, नसीब भी कोई चीज होती है। और फिर ये भी तो देखो कि वो लड़का बिना देखे ही तुमसे शादी के लिए राजी हो गया। कमला बुआ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। क्या दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं? मैंने दिल में सोचा, जो बिना देखे किसी लड़की से शादी करने पर तैयार हो जाते हैं, क्या वो मुझे जानता है? मैंने कमला बुआ से पूछा था। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो सोच में पड़ गई। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें जानता है। मेरी उसके साथ 1 हफ्ते पहले ही बात हुई है। उसने मुझसे यही कहा कि मैं उसे कोई बड़ी उम्र की लड़की दिखाऊं जिसे सहारे की जरूरत हो और शादी के लिए भी वो रजामंद हो। तो तभी मैंने उसे तुम्हारा बताया, क्योंकि तुम्हारा तो रिश्ता हो नहीं रहा था, इसलिए वो मान भी गया। मैंने उसको सारे हालात सच सच बता दिए। कमला बुआ की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। तो तुमने क्या मुझे उसके सामने बेबस जाहिर कर दिया है, इसलिए अब वो सारी जिंदगी मेरी इज्जत नहीं करेगा? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। कमला बुआ मुझे समझाने लगी। देखो, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर तुम उसके साथ अच्छी रहोगी तो वो भी तुम्हें इज्जत देगा। अच्छा और शरीफ लड़का है, उसे बड़ी उम्र की लड़की चाहिए थी। अब तुम मिल गई हो तो इसमें उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, ना ही वो तुम्हारे बारे में कोई ऐसा इरादा रखता होगा। बेटी, वो तो बहुत शरीफ लड़का है। मुझसे कहने लगा कि बस लड़की शरीफ होनी चाहिए, घरदारी संभालती हो, मुझे और किसी चीज से मतलब नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि वो जरूरतमंद हो। देखो तो ऐसे समझदार और होशियार लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। कमला बुआ मेरा दिल नरम कर चुकी थी। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। लड़के की उम्र मुझसे काफी कम थी। ये बात माँ को पता चली तो वो मुझसे भी ज्यादा खुश हुई। बाबा कहने लगे, लड़के की तहकीकात निकलवा लो, हम बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। माँ कहने लगी, न जाने कैसे करके रिश्ता आया है, मैं तहकीकात करके अपना दिमाग क्यों खराब करूं? और तुम भी खामखा अपनी खोपड़ी पर बुढ़ापे में जोर न दिया करो। उन लोगों ने अगर कोई बुरी नीयत रखनी होती तो फिर हमारे घर रिश्ता ही क्यों भेजते? अरे भाई, कमला को लोगों की पहचान है। वो जब कह रही है कि शरीफ लड़का है तो फिर शरीफ ही होगा। आप खामखा शक मत करें। माँ भी ये बातें बाबा को सुना चुकी थी, इसलिए बाबा खामोश हो गए। वैसे भी माँ बाबा बेचारे दोनों ही मेरी शादी ना होने की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए रिश्ता आते ही उन्होंने उसे सही समझा। मुझसे कहने लगे कि तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा भला ही सोच रहे हैं, बस तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मैंने भी हाँ कर दी। मुझे और क्या चाहिए था? इस उम्र में मुझे एक हम उम्र नहीं बल्कि खुद से भी कम उम्र वाला लड़का मिल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इनकार करके खुद पर जुल्म क्यों करूं, सो मैंने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। कुछ ही दिनों में लड़के की माँ रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई। वो भी काफी जवान लगती थी। सारा खानदान ही खूबसूरत और जवान था। मुझे उन्होंने बताया कि मेरे साथ बच्चे और भी हैं, हम उनके लिए भी लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहला रिश्ता आपसे किया है ताकि हमें बाकी लड़कियां भी ढूंढने में आसानी हो, और जब तक बाकी लड़कियां नहीं मिल जाती तुम ही मेरे बेटों का ख्याल रखोगी। मैंने सर झुका लिया था। मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी कि मेरी सास इतनी अच्छी औरत है जो मुझे बड़ी बहू का दर्जा दे रही है। हालांकि उसका बेटा 24 साल का था, तो मुझे भी यही समझ आ रहा था कि उसके बाकी बेटे छोटे छोटे होंगे, तभी वो सब मेरा ख्याल रखेंगे और मैं उनका ख्याल रखूंगी।
लेकिन ये तो मेरी खुश फहमी थी। मेरी शादी होने में अभी एक हफ्ता ही बाकी था कि मेरे ससुराल वाले एक बड़ी सी गाड़ी में हमारे घर आए। मैं उनके सब लड़कों को देखकर हैरान रह गई। वो सब के सभी जवान लगते थे। उम्र 20 से 22 के बीच होगी। कोई भी छोटी उम्र का लड़का नहीं था। ये सब मेरी सास के बच्चे हैं। मैंने दिल में सोचा सभी जवान हैं। माँ से मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मेरा दिल न जाने क्यों किसी खतरे की घंटी बजा रहा था। लेकिन मैं भी अब माँ को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन और गुजर गए। ये लोग मेरी बारात लेकर आ गए थे। वो दिन रविवार का दिन था। बारात आना तय नहीं हुआ था, ना ही हमने अभी शादी की डेट तय की थी। लेकिन ये लोग इस कदर अचानक आए कि माँ बाबा हैरान रह गए। आखिर उन्हें इतनी भी क्या जल्दी है। माँ कहने लगी, कहीं तुमने लड़के से बातचीत तो नहीं की? कहीं तूने उसको हमारे घर के हालात तो नहीं बता दिए? माँ मुझसे लगातार तहकीकात करती रही। मैंने कहा, माँ आप कैसी बातें करती हैं? मेरा लड़के से कोई वास्ता मतलब नहीं है, ना ही मैं उसे जानती हूँ। ये तो कमला बुआ के द्वारा आया है, आप भरोसा रखें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मेरी माँ को यकीन हो गया कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं, तो वो बारातियों के पास गई। उन्हें कहा कि ये तारीख तो तय भी नहीं हुई थी, आप लोग क्यों कर बारात लेकर आ गए हैं? कहने लगे कि हमें जरूरत पड़ गई है। हमारे बेटे का कनाडा का वीजा आ गया है, इसे 2-3 दिन में जाना होगा। इसी वजह से हम जल्दी में बारात लेकर आए हैं। वैसे भी हम सादगी पसंद लोग हैं। आपकी बेटी को सोना तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम इस तरह दिखावा नहीं करना चाहते। बेहतर है कि आप अपनी बेटी को इन्हीं कपड़ों में हमारे साथ विदा कर दें और शादी भी कर दें। माँ बाबा को कुछ न सूझी थी। वो लोग तो 10-15 तोले सोना लेकर आए थे। माँ बाबा उनसे खुश हो गए कि जो लोग उनकी बेटी को इतना सोना डाल रहे हैं, यकीनन वो अमीर भी हैं और बहुत ही ज्यादा ईमानदार भी। यूं बाबा ने उन लोगों के साथ मुझे विदा कर दिया था। पर मैं ये नहीं जानती थी कि ये मेरे माँ बाप का दुनिया का सबसे बेवकूफ और सबसे घटिया फैसला था, जिससे मुझे नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ा। मैं अपनी विदाई करवाकर अपने ससुराल आ गई थी। कमरे में आकर बैठी तो मेरा पति मेरे पास नहीं आया। कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। चेहरा तो दुल्हन छुपाती है, पर रितेश ने खुद को इस तरह ढक रखा था कि मैं उन्हें देख भी नहीं सकती थी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगी, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखने के बावजूद भी नजर नहीं आ सका। उसने कमरे में चक्कर सा लगाया और बाहर चला गया। मैं तो बस देखते ही रह गई, उसका पीछा भी नहीं किया। थोड़ी देर के बाद खिड़की से बाहर देखा तो वो वहीं सोफे पर बैठा था। उसे वहीं बैठा देखकर मेरे दिल को सुकून सा हुआ था। दिल में मौजूद बेचैनी खत्म हो चुकी थी कि चलो थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे। खैर ये बात मेरे दिल में आई और मैं संतुष्ट होकर अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई कि जब वो वापस आएगा तो उसे दरवाजा बजाना ना पड़े। लेकिन पूरी रात गुजर गई। सुबह मेरी आंख खुली तो वहां पर कोई भी नहीं था। दरवाजा वैसे का वैसा ही खुला था, जबकि मेरा पति कमरे में नहीं आया था। मुझे दुख हुआ कि क्या मेरे पति को मैं पसंद नहीं थी, जो वो मेरे पास भी नहीं आया। मोहब्बत भरी कोई बात भी नहीं की। हालांकि मैं खूबसूरत थी और अभी नौजवान लगती थी, लेकिन मेरा पति मेरे करीब नहीं आया था। खैर मैंने सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी तरफ आकर्षित कर लूंगी। फिर मैं उठकर अपनी सास के कमरे में आ गई, लेकिन सब लोग अभी सो रहे थे। ऐसा लगता था जैसे इस घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज ही नहीं है। तकरीबन 10 बज चुके थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि मेरा पति कहाँ और किधर सो रहा है। सच पूछे तो मैंने उसकी शक्ल भी सही से देखी नहीं थी। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, मेरे पति ने नहीं आना था। वो नहीं आया। मैं बस उसका इंतजार ही करती रह गई। घर का कोई भी सदस्य अपनी नींद से नहीं जागा। यहाँ तक कि दिन के 2 बज गए। अब उन लोगों ने उठना शुरू किया। मेरी सास भी उठकर बाहर आई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। लगता था जैसे वो पूरी रात सोई ही न हो। मुझे देखकर नजरें चुराने लगी। क्या बात है बेटी, तुम उठ गई? अपने लिए खाना बनाया या फिर मैं बना दूं? अपनी सास की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। खूब समझ सकती हूँ मैं तुम्हारे जज्बात को। तुम्हारा पति तुम्हारे पास नहीं आया तो तुम्हें दुख हो रहा है। बस बेटी क्या करूं, मेरे बच्चे हैं ही इतने शरीफ। मेरे बच्चों ने कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। बस इसी वजह से इन्हें आदत नहीं है ये सब कुछ करने की, और ये भी नहीं पता कि अपनी दुल्हन के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। ये कहकर मेरी सास हंसने लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। मैं उल्टा परेशान हो गई थी। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी, कहा कि बस तुम बिना वजह परेशान मत हो। मैंने भी सोच लिया कि चलो मैं अपने पति को आहिस्ता आहिस्ता समझा दूंगी कि वो वक्त पर घर आया करे। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा एक देवर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। भाभी कैसी हैं आप? मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ।
ओ भैया आपको बुला रहे हैं, कहाँ है तुम्हारे भैया? मैंने धीमे से अंदाज में पूछा था कि मेरी सास को अंदाजा न हो कि मैं परेशान हूँ। भैया तो दूसरे शहर में है, उन्हें रात को ही जाना पड़ा, इसलिए वो आपको वहीं पर बुला रहे हैं। उनकी कोई कारोबारी मीटिंग थी, तब वो वहां से चले गए। अब आपको मेरे साथ चलना होगा, मेरे देवर ने मुझसे आंखें चुराते हुए कहा था। अच्छा ठीक है। मैं हैरान हो गई थी कि मेरा पति दूसरे शहर कैसे पहुंच गया, लेकिन फिर मेरे देवर ने ये बात मेरी सास के सामने ही की तो जाहिर है गलत नहीं कह रहा होगा, सही कहता होगा। मैंने यही सोचा, अच्छा मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने कहा और अपने कमरे में चली गई। कपड़े पहने तैयार हुई, बाहर आई तो मेरा देवर तैयार खड़ा था। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। आप आ गई हैं, हमारे सब काम आसान हो जाएंगे, देवर ने अजीब से अंदाज में कहा। लेकिन उसी वक्त मुझे लगा कि गाड़ी की तेज खुशबू मेरे होशो हवास पर सवार हो रही है। मुझे कुछ होश नहीं रहा। कब मुझे नींद आई मैं नहीं जानती, कितने घंटे मेरा दिमाग नींद की वादियों में रहा ये मैं नहीं जानती। जब मेरी आंख खुली तो काफी सारा वक्त गुजर चुका था। मैंने इधर उधर देखा, हैरत थी कि मैं इधर गाड़ी में ही मौजूद थी, जबकि गाड़ी हमारे घर के बाहर ही खड़ी थी। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, गाड़ी वहीं थी। वक्त काफी गुजर चुका था, रात का वक्त हो गया था। अगर मेरा देवर मुझे दूसरे शहर लेकर गया था तो मेरा पति कहाँ है? उन लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं यही सोचने लगी कि तभी एक आदमी दूर से आता दिखाई दिया। उससे पहले कि वो मुझे कुछ कहता मेरे घर से मेरा पति निकला। कहाँ हो रितिका, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मुझे माफ कर दो। मेरा पति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। बड़े गौर से मैंने उसका चेहरा देखा। वो कुछ घबरा गया। आप कहाँ थे? मैं आपका इंतजार कर रही थी। आपका भाई मुझे आपके पास लेकर जा रहा था, लेकिन मैं तो इसी गाड़ी में हूँ। मैंने उलझे से अंदाज में पूछा। हाँ तो क्या हुआ, गाड़ी का सफर तुमने कर लिया, लेकिन मैं तुम्हारे पास खुद पहुंच गया। मेरे पति ने ऐसा मुझे बातों में उलझाया कि मैं उससे और कोई सवाल नहीं कर सकी और गाड़ी से निकलकर बाहर आ गई। मेरा सर अजीब तरह से भारी हो रहा था। दिमाग में कोई बात नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ रही और मेरे साथ क्या हुआ। मुझे कुछ याद नहीं था। अच्छा लगता है कि तुम परेशान हो गई हो, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। मेरे पति ने मुझे शॉपिंग पर जाने का कहा तो मैंने थकावट का बहाना कर लिया। मैं सच में उनकी हकीकत जानना चाहती थी। मेरा पति मुझसे और कोई बात नहीं करता था, लगता था जैसे हम बस दोस्तों की तरह रह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो मुझसे फिर जिक्र करने लगा, चलो ना, दिन को मैं शॉपिंग पर नहीं लेकर जा सकता, अभी रात है, रात के वक्त चलते हैं। मेरे पति ने कहा था क्यों दिन को क्यों नहीं जा सकते? मैंने सवाल किया तो वो चुप हो गया, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हें जो चीज पसंद आए, जिस पर हाथ रखोगी मैं वही लेकर दूंगा। मैं पति की बात सुनकर खुश हो गई। हम लोग बाजार गए। मैंने काफी महंगी चीजें पसंद की, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा भी था कि मेरा पति रात को मेरे कमरे में नहीं आया, मुझसे बात नहीं की। तो मैंने खूब महंगी शॉपिंग की। तकरीबन 1 लाख रुपयों का बिल आया। मैंने 1 लाख की शॉपिंग जिंदगी में कभी नहीं की थी, लेकिन मेरे पति ने बिना तंग हुए वो सारा बिल चुका दिया और फिर मुझसे कहा कि तुम्हें और भी कोई चीज चाहिए हो तो तुम वो भी खरीद लो। उनका ऐसा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं वाकई में खुशकिस्मत औरत थी जिसे इतना मोहब्बत करने वाला और खर्च करने वाला पति मिला। पतियों को तो अक्सर कंजूस समझा जाता है, लेकिन मेरा पति ऐसा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सास से भी अपने संबंध बेहतर करूंगी, ताकि वो मुझसे हर बात बताया करे, मुझे इस घर में रहने का ढंग आए। लेकिन अजीब बात तो ये हुई, रात में मैं अपनी सास के कमरे में जा रही थी, देखा तो वो अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाए तैयार हो रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उन्हें तैयार होता देखूं। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी रह गई। मैंने सोचा था कि मैं उनके पांव छूं, लेकिन वो दरवाजे से किसी हवा की तरह निकली थी। रात का वक्त था, मुझे लगा कि शायद वो बाहर की हवा लेने के लिए जा रही है, लेकिन इतना तैयार होकर हवा लेने के लिए कौन जाता है? मैंने उनका पीछा किया। मैं दरवाजे पर आकर उन्होंने इधर उधर देखने की बजाय दरवाजे को सीधा बंद किया और बाहर निकल गई। मैं आकर गेट के पास खड़ी हो गई। गेट की जाली से बाहर देखने लगी। बाहर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें मेरी सास खुद बैठी और गाड़ी चल पड़ी थी। मैं हैरान थी कि सास रात के इस पहर कहाँ गई। क्या मेरे पति को इस बात का अंदाजा नहीं है? 8 बेटों के होते हुए भी मेरी सास का ये रवैया था। ये तो किसी जवान औरत की तरह जी रही थी और वाकई में उसके चेहरे पर कोई बुढ़ापा नहीं था। हो सकता है अपना ख्याल रखती हो, मैंने दिल में सोचा। वापस अपने कमरे में आई तो कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा बजाया, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। मैं बाहर ही खड़ी हो गई। अचानक दरवाजा खुला। मेरे सातों देवर कमरे से बरामद हुए। उनके पीछे मेरा पति भी था। मुझे देखकर नजरें चुराने लगा।
ओहो, तुम डरो नहीं, हम लोग एक गेम खेल रहे थे। मेरे पति ने ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया। देवर सभी एक लाइन बनाकर दूसरे कमरे में चले गए, लेकिन वो मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मेरा पति भी कमरे में आया तो बहुत बेचैन लग रहा था, जबकि मुझे उनमें से किसी की भी कोई समझ नहीं आई थी। मैं वहीं बैठ गई और अपने पति को गौर से देखने लगी तो वो चिढ़ गया। बोला कि क्या देख रही हो, ऐसे देखती हो जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस तुम्हारी समझ में नहीं आता मेरा काम, मेरा कारोबार, मेरा ओहदा रफ्ता रफ्ता आ जाएगा, फिक्र की बात नहीं है। उसने लापरवाही से अपनी घड़ी बेड पर फेंकी और बाथरूम में चला गया। मेरा पति मेरी तरफ प्यार से देखता ही नहीं था, हर वक्त किसी न किसी सोच में गुम रहता था। मैंने भी अब कोशिश करना छोड़ दी थी। ज्यादा वक्त अपनी सास के साथ बिताना चाहती थी, लेकिन सास तो अपने घर से ही चली गई थी। अब मैं किसे कहती, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। मुझे उस रात अपने घर में बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। मेरा पति कमरे से चला गया, वो देवरों के कमरे में वापस चला गया था। सब लड़के एक ही कमरे में जमा थे। आंगन में आकर मेरे दिमाग में उन सातों की शक्लें घूमने लगी। एक का गेहुआ, दूसरे का काला, तीसरा बिल्कुल ही गोरा। ये तो आपस में बहन भाई भी नहीं लगते थे। उनके चेहरे और उम्रें एक जैसी थी। ऐसा लगता नहीं था कि उनमें एक एक साल का भी फर्क हो। जबकि मेरी सास भी कोई जवान औरत ही मालूम होती थी। चेहरे पर झुर्रियां तो छोड़ो, उसकी आंखें, बाल, हर चीज इस तरह ताजगी से भरपूर थी कि यकीन नहीं आता कि इस औरत की उम्र 30 साल से ज्यादा होगी। और थी भी नहीं, उसके हाथ पांव भी नौजवान लड़की के जैसे थे। मैंने सोच लिया कि मैं ये बात अपने मामा जी को बताऊंगी। मेरे मामा जी पुलिस इंस्पेक्टर थे, आदमी को देखकर दूर से पहचान जाते थे। मेरी शादी पर भी नाराज थे कि हमने बिना तहकीक के ही रिश्ता क्यों स्वीकार किया था। तभी मैंने उन्हें फोन किया, सारे हालात से आगाह किया तो वो बोले कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तुम्हारे घर आता हूँ। घर आकर मैं सारे हालात का जायजा लूंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है। मैं अपने मामा जी की बात सुनकर खुश हो गई। वो मेरे घर आ गए। घर आकर उन्होंने दरवाजे पर बैल नहीं बजाई, बल्कि मुझे बाहर आने का कहा। मैं गई, मामा जी को अंदर कमरे में लेकर आई। वो मेरे पति के कमरे में गए। उन्होंने बिना किसी आहट के कमरे में झांका और फिर उनका रंग तो पीला पड़ गया। वो अंदर कमरे में मेरे पति से मिलने नहीं गए। मुझसे बोले कि तुम यहीं पर रुको और अपने पति को इस बात से आगाह मत करना। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। आधे घंटे के बाद हमारे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। मैं हैरान थी कि ऐसा क्या हो गया। मेरे मामा जी अंदर आए। उन्होंने उन सब 8 लड़कों को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे सर पर दिलासा देकर बोले, बेटी, ईश्वर का धन्यवाद करो कि तुम बच गई हो। ये तुम्हारा पति नहीं है, ये तो डाकुओं का गैंग है, जिनको बस लोगों को दिखाने के लिए एक औरत की जरूरत थी, जिसकी वजह से लोग इन पर यकीन कर सके और इन्हें रहने के लिए कोई घर दे दे। ये सब अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। बहन भाई तो ये है ही नहीं। वो औरत भी इनके गैंग की है। मैं तो इनकी तलाश में था, इन्हें ढूंढ रहा था। सभी की शक्लें मुझे याद थी। सबके सब चोर हैं, जेब कतरे हैं। अगर तुम्हें उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया तो यकीनन तुम्हारी माँ की कोई अच्छाई काम आ गई होगी, वरना तो ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं बात सुनकर बहुत परेशान हुई थी। मैंने अपनी आखिरी उम्र में एक ही ख्वाब देखा था और वो भी टूटकर चकनाचूर हो गया। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी तो ये बात समझ से बाहर है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे सब्र दे, ताकि मैं इन सब हालात का मुकाबला कर सकूं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।